में पेट्रोल ने शतक मार दिया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के भी पार चली गई, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। कांग्रेस के कई बड़े नेता पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर की तरफ मार्च करने पहुंच गए। हालांकि कांग्रेस का मार्च पहुंचने से पहले ही पेट्रोलियम मंत्री के घर से कुछ दूर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें शतक मार चुकी हैं और इसी के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरी है। प्रदर्शनकारी तख्तियां और कांग्रेस पार्टी के झंडे लेकर आगे बढ़ते रहे। तख्तियों पर लिखे नारों में केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग की गई। किस आपदा में अवसर आप जो है इतनी भारी रकम टैक्स के रूप में वसूल रहे हैं। लॉकडाउन हुआ था, लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में उदित राज भी शामिल हुए। जनता इनकम टैक्स भी दे, सेस टैक्स भी दे, जनता को फिर मार दो, बम गिरा दो। कांग्रेस के नेताओं की फौज गुलाब के फूल लेकर पहुंची, जो पेट्रोलियम मंत्री को देने के लिए लाए गए थे। हालांकि उन्हें पहले से तैनात पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने रोक लिया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने से पहले पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई भी पहुंचा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन भारी सुरक्षा बल तैनात होने की वजह से प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर, जहां पर एनएसयूआई के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ। प्रदर्शनकारी कुछ घंटियां भी लेकर आए, जो वो लगातार बजाते रहे। इसके अलावा वो तख्तियों पर अलग अलग तरह के नारे लिखकर लाए। कुछ तख्तियों पर महंगाई डायन खाए जात है वाला नारा लिखा, तो कहीं केंद्रीय मंत्रियों की पुरानी तस्वीरें लगाई गईं, जिनमें वो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। जिस तरीके से इन्होंने थाली बजवाई थी, आज इनके सामने घंटियां बजा रहे कि जागो धर्मेंद्र प्रधान, तुम्हें जागना होगा। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटा दिया। प्रदर्शनकारियों से पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई, जब एक एक युवक को पकड़कर पुलिस ने एक बस में बैठाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जम्मू में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता महंगे पेट्रोल के खिलाफ सड़क पर उतरे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। जम्मू में भी पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी लगाने के बेहद करीब हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हो गई, 100 से पार हो गया। जम्मू कश्मीर में अवाम में खर्चा चलाने के लिए, रसोई चलाने के लिए भी पैसा यहाँ पर खत्म हो गए। देश में ऐसे शहरों की गिनती 30 के करीब पहुंच गई है, जहां 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोगों को 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। और देश की 11 राजधानियां ऐसी हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है, जिनमें पहले नंबर पर भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 58 पैसे हो गई। दूसरे नंबर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जहां 1 लीटर पेट्रोल 107 रुपए 7 पैसे में बेचा जा रहा है। फिर नंबर आता है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का, जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 31 पैसे है। चौथा नंबर है हैदराबाद का, जहां 104 रुपए 20 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। पांचवां नंबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का है, जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 62 पैसे पहुंच चुकी है। और छठे नंबर पर बिहार की राजधानी पटना है, जहां 102 रुपए 40 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है। 100 बात की एक बात यह कि पेट्रोल डीजल के दाम तभी कम हो सकते हैं जब या तो डॉलर सस्ता हो या फिर कच्चे तेल के दाम में कमी आए। लेकिन अभी $1 करीब 75 रुपए का है और कच्चा तेल $75 प्रति बैरल हो चुका है, जो अगले साल तक $100 प्रति बैरल भी जा सकता है, जिसकी मार से हम आप तभी बचेंगे जब केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करें। लेकिन महामारी से सरकारों का खजाना खाली है, इसलिए टैक्स में कटौती के लिए न तो केंद्र सरकार तैयार है, न ही राज्य सरकारें वैट घटा रही। कोरोना नियमों का पालन नहीं होने की वजह से बंद करवाया गया दिल्ली का लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट 2 दिन बाद फिर खुल गया। बाजार में दुकानें खुल तो गईं, लेकिन वहां प्रशासन की सख्ती बरकरार रही। बीती रात ही जिला प्रशासन की तरफ से मार्केट खोलने का आदेश जारी किया गया था, जिसके अगले दिन बाजार पहुंचकर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के शटर उठा दिए। मार्केट खुलनी शुरू हुई है 2 दिन के बाद। 2 दिन की पाबंदी यहाँ पर लगाई थी। बाजार में शोर शराबा उस वक्त होने लगा जब लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेंद्र डावर वहां पहुंचे और उन दुकानदारों पर बरस पड़े जिन्होंने मना करने के बावजूद पहले की ही तरह अपने सामान को दुकान के बाहर डिस्प्ले पर लगा दिया था। किसी भी दुकान के बाहर भीड़ न जुटे, इसलिए ये फैसला लिया गया था। एक बार आप लोगों को बोलिए, एक पीस भी बाहर नहीं रहेगा, आपको समझ नहीं आती। बाजार खुलने के बाद प्रशासन के कुछ अधिकारी और सिविल डिफेंस के लोग भी वहां पहुंचे और ये देखा कि कहीं फिर से मार्केट में कोरोना नियमों को तोड़ा तो नहीं जा रहा। दुकानों को हम सील करेंगे फिर। अच्छा, जो भी नहीं मानेगा। इस बीच दुकानदारों ने ये भरोसा दिया कि अब उनकी दुकानों पर कोरोना नियमों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पूरा कोशिश करेंगे कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, ना हमारे को कोई दिक्कत हो। कुछ दुकानों के बाहर सैनिटाइजर रखा दिखा, अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फर्श पर स्टिकर भी चिपके नजर आए।
बात की एक बात है कि कारोबार चलना जरूरी है, लेकिन वो भी तभी चल सकता है जब हम लोग कोरोना को फिर से ना फैलने दें। और यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से दिल्ली में कई बाजार बंद करने पड़े, जिसमें लाजपत नगर मार्केट भी था, जहां 2 दिन के लॉकडाउन के बाद ज्यादातर दुकानदारों को सबक मिल गया और अब हम आप भी सुधर जाएं, इसी में हम सबकी भलाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एक बदमाश ने सरेआम एक आदमी पर फायरिंग कर दी। बताया गया कि हमलावर और उस आदमी के बीच पैसों को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। हमले की यह वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग एक सड़क के किनारे खड़े दिखे। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल वहां पहुंची, जिस पर 3 लोग सवार थे, जिनमें सबसे पीछे बैठा आरोपी नीचे उतरा और उसने उस आदमी पर गोली चला दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बीच हमलावर ने उस आदमी पर फिर फायरिंग की और वहां से फरार हो गया, जिसके बाद वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग से डरकर जो लोग भागे थे, वो बदमाशों के वहां से जाते ही उस घायल आदमी के पास पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए। आते ही से उन लोगों ने गोली चलानी चालू कर दी और गालियां देने लगे। 4 गोली मेरे पैर में लगी। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंची और मामले की छानबीन करते हुए वहां से सुराग जुटाने में लग गई। पुरानी रंजिश है और ये साथ में जुआ भी खिलाते थे। इस घटना में एक और आदमी भी गोली लगने से घायल हो गया और उसे भी वक्त रहते अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बात की एक बात है कि अपराध की कमाई में हिस्से का झगड़ा अक्सर गैंग वॉर की वजह बन जाता है, जिसकी आहट जबलपुर में भी सुनाई दी, जहां सरेआम फायरिंग को जुए और सट्टे के गैर कानूनी धंधे से जुड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि जिस आदमी पर फायरिंग हुई और जिन लोगों ने गोली चलाई, उन पर जुए और सट्टे के धंधे में साझेदार होने का आरोप है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे। दावा किया गया कि प्रदर्शन में भीड़ बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों को बुलाया गया, जिन्होंने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। वहां से सामने आई तस्वीरों में बड़ी संख्या में महिलाएं कांग्रेस नेताओं के पीछे चलती नजर आईं। दावा किया गया कि ये महिलाएं मनरेगा की दिहाड़ी मजदूर थीं, जिन्हें कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए पैसे देकर बुलाया गया। ये जो महिलाएं नरेगा मजदूर है और नरेगा पे साइट पे काम कर रहे थे, वहां से इनको लेकर यहाँ पर आया गया प्रदर्शन के अंदर। जब इन महिलाओं से बात की गई तो इन्होंने भी खुद को मजदूर बताया। मजदूरी करते हो? इनमें कुछ ने तो प्रदर्शन में शामिल होने के बदले दिहाड़ी दिए जाने की बात भी कबूल की। क्या बोले, दे देंगे मजदूरी? 200 रुपया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल इन महिलाओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर चूल्हा रखकर खाना बनाया और महंगाई के विरोध में आवाज उठाई। बात की बात यह कि महंगाई के मुद्दे पर राजस्थान में कांग्रेस ने 10 दिन तक प्रदर्शन करने का प्लान बनाया है, जिसके जरिए वहां कांग्रेस की गुटबाजी खत्म करने की कोशिश भी की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थक महंगाई से ज्यादा अपने नेता के पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। तो गहलोत समर्थकों ने दूरी बना ली और वो तब पहुंचे जब पायलट के समर्थक वापस जा चुके थे, और दावा किया जा रहा है कि इसी गुटबाजी की वजह से भीड़ भी पैसे देकर जुटानी पड़ी। दिल्ली के उत्तम नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 4 बदमाश दिन दहाड़े एक घर में घुस गए और जमकर लूटपाट की। बताया गया कि ये लोग बिजली कर्मचारी बनकर घर के अंदर घुसे, लेकिन अंदर घुसते ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपने काबू में कर लिया। लूट की इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक महिला, एक बच्ची और एक आदमी वहां बैठे दिखाई दिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, 4 लोग अंदर घुस आए। अंदर आते ही इनमें एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर महिला की तरफ तान दी, जबकि हेलमेट पहने एक दूसरे बदमाश ने चाकू निकाला और वहां मौजूद आदमी को धमकाने लगा। जल्द ही उसने उस आदमी को काबू में कर लिया और फिर जमीन पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। इसी बीच दूसरे बदमाश ने महिला को पिस्तौल दिखाकर किनारे बिठा दिया और उसके गहने छीनने लगा। बदमाशों को देख वो लोग बुरी तरह सहम गए। ये बेखौफ बदमाश करीब आधे घंटे तक लूटपाट करते रहे। इस दौरान उन्होंने लाखों रुपए के गहने और कैश लूट लिया। 4-5 की ज्वेलरी, 7-8 लाख रुपए कैश। बदमाशों के जाने के बाद परिवार ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। बात की बात है कि मास्क और हेलमेट की वजह से बदमाशों का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने दिन दहाड़े जिस अंदाज में लूटपाट की, उससे आशंका यही है कि बदमाशों को घर में मौजूद लोगों के बारे में पूरी जानकारी थी, जिनका दुस्साहस दिल्ली पुलिस, खासकर उत्तम नगर थाने के लिए बड़ी चुनौती है, जहां 4 महीने पहले भी सुबह सुबह लूट की वारदात हुई थी। पटना में एक शादी समारोह के दौरान उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब दूल्हे की पहली पत्नी वहां पहुंच गई। हंगामा करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि 3 साल पहले उसे धोखे से तलाक दिया गया था और अचानक उस जगह पहुंच गई जहां उसका पति दूसरी शादी रचा रहा था। महिला ने वहां मौजूद लोगों की कोई परवाह नहीं की और आओ देखा ना ताओ अपने पति को लताड़ना शुरू कर दिया।
मेरे घर के रहते में इसने डिवोर्स फाइल किया है मुझ पे 2017 में। कितना बड़ा धोखेबाज है। जिसके बाद शादी के रंग में भंग पड़ गया। हंगामा बढ़ा तो दुल्हन भी कमरे से बाहर आ गई। उसे जैसे ही इस बारे में पता चला वो शोर मचाने लगी। जिस शख्स पर पहली पत्नी को धोखे से तलाक देकर दूसरी शादी करने का आरोप लगा वो पटना के नामी ग्रामी परिवार से ताल्लुक रखता है। उसकी एक 8 साल की बेटी भी है। हंगामे के दौरान उसकी पहली पत्नी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार चीख कर ये बात कही और उसे खूब बेइज्जत किया। थोड़ी भी शर्म नाम की चीज है कि बेटी है तुम्हारी 8 साल की, याद भी है या भूल गए? ना तुम्हें याद है ना ही तुम्हारे पूरे परिवार को याद है। मामला गंभीर था, लिहाजा शादी में मौजूद दूल्हे के एक रिश्तेदार ने बात संभालने की कोशिश की। शुरुआत में दूल्हे ने भी तीखे तेवर दिखाकर खुद को सही साबित करना चाहा। 3 साल के बाद उनकी नींद खुली है। एक मिनट, सिद्धार्थ शांति। लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और उसकी पहली पत्नी ने उसकी बोलती बंद कर दी। उसने अपने ससुराल वालों को भी खरी खरी सुनाई। 8 साल की बेटी है मेरी, क्या भविष्य होगा उसका? महिला के साथ पहुंची जन अधिकार पार्टी की नेता ने भी उसका खूब साथ दिया। सौभाग्य की एक बात है कि घरेलू झगड़ा अगर घर की दीवारों के बीच ना सुलझे तो तमाशे की वजह बन जाता है, जैसा कि पटना में हुआ, जहां शादी के मंडप में जाकर दूल्हे की पहली पत्नी ने बवाल कर दिया, जबकि दूल्हे का दावा था कि उसका तलाक 3 साल पहले ही हो चुका है, जिसे उसकी पहली पत्नी ने धोखेबाजी बताया। लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बजाय शादी रुकवाने पहुंच गई। केंद्र सरकार की चेतावनी के बावजूद घूमने फिरने की जगहों से सैलानियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया तो ढील खत्म करके फिर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। लेकिन इसका असर उन लोगों पर होता बिल्कुल नहीं दिखा जो घर से कहीं दूर मौज मस्ती में व्यस्त हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार से भी सामने आईं, जहां हर की पैड़ी गंगा घाट पर पहुंचे लोगों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि कोरोना नाम की महामारी अब भी हमारे सिर पर मंडरा रही है। वहां मौजूद कोई एक शख्स ऐसा नजर नहीं आया जिसने मास्क लगाया हो। ये तस्वीरें ऐसी लगीं जैसे लोग करीब 1.25 साल पहले के वक्त में जी रहे हों। नदी में डुबकी लगाते लोग, न एक दूसरे से फासला और न किसी में कोरोना के फैलने का डर। ये नज़ारा जुदा नज़र आ रहा है। लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोरोना का खौफ तो लोगों में नहीं दिखा। हाँ, कैमरे के डर ने जरूर एक बुजुर्ग के मुंह को गमछे से ढकवा दिया। मास्क तो उनके पास था नहीं, लेकिन सावधानियां बरतने की बातें उन्होंने जरूर की। और ये तो खतरा इनको मोल लेना है, सरकार कहाँ पीछे घूमेगी। कुछ इसी तरह के हालात ऋषिकेश में भी देखने को मिले। घाटों पर भीड़, बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं, कोरोना नियमों की पूरी तरह अनदेखी, सड़कों पर जैम और ज्यादातर होटल के कमरे फुल। सौभाग्य की बात है कि हम लोग कोरोना की पाबंदियों से उकता चुके हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन हम घूमने फिरने के नाम पर जो अंधेरगर्दी मचा रहे हैं उससे हमको दोबारा घरों में कैद होना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार महामारी की तीसरी लहर फैलाने के लिए हमको मनमानी की छूट नहीं दे सकती। और उत्तराखंड में तो अभी दूसरी लहर ही पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, जहां अब भी 80 से ज्यादा लोग रोजाना कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक टॉप कमांडर को मार गिराया। न्यूज़ 18 के आदित्य राज कौल की रिपोर्ट है कि सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने आतंकियों से हुई एक मुठभेड़ में हिजब के टॉप कमांडर मिराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि उबैद हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने कमांडरों में एक था और उसने 2011 में आतंक के रास्ते को चुना था। इस आतंकी ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के आदेश पर कई आतंकी वारदात को अंजाम तक पहुंचाया था। उसे मारे गए उबैद, और ये सिक्योरिटी फोर्स के लिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसके रहने से सोपुर या क्या पूरे नॉर्थ कश्मीर में रिक्रूटमेंट रुकता नहीं। बहुत सारे लड़के जो पेरेंट्स से तबाह हो जाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दरभंगा ट्रेन धमाके की तरह कुछ और ट्रेनों में भी धमाके की साजिश रची है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि ISI ने पंजाब से यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली श्रमिक ट्रेनों में धमाकों की साजिश रची। खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली कि दरभंगा ट्रेन धमाके की तरह इन ट्रेनों को भी निशाना बनाने की साजिश रची गई और मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेनों को टाइम बम के जरिए उड़ाने की योजना बनाई। साथ ही खुफिया एजेंसियों को यह भी पता चला कि ISI ने पंजाब में अपने किसी मददगार को इन ट्रेनों में बम लगाने के निर्देश दिए हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम के चुनाव परिणाम को चुनौती देने के मामले में ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि जस्टिस कौशिक चंद्रा ने न्यायपालिका की छवि खराब करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। यही नहीं, इस फैसले के बाद जस्टिस कौशिक चंद्रा ने केस पर सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर लिया
और कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक जज की सत्यनिष्ठा पर याचिकाकर्ता ने गंभीर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने जज कौशिक चंद्रा को हटाने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि उनके बीजेपी के साथ रिश्ते हैं, इसीलिए वो फैसला प्रभावित कर सकते हैं।